हेलो स्टूडेंट, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लेक्चर्स। और आज हम लोग पेपर के दृष्टि से पेपर की तैयारी करते हुए अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं क्लास 10th के मैथ को। और पेपर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एनालाइज करने के बाद जो प्रश्नावली क्रिएट हुई है उस प्रश्नावली को शुरू करेंगे। और प्रश्नावली के बेस पर ही हम लोग अपना जितना जो भी चीज़ें हैं ना, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक सवाल को उस विधिवत ढंग से पढ़ते जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ न करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि 140 का, जैसे ना प्रश्नावली का जो पहला क्लास 10th की मैथ देखेंगे उसकी जो पहली एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। और उस एक्सरसाइज में जो हमारी पहली प्रश्नावली है, तो पहली प्रश्नावली का सवाल जो है वो गुणनखंड से रिलेटेड है, लसा मासा से रिलेटेड है, ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। तो उसी का शुरुआत करते हैं। ठीक, पहला सवाल है ये कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करना है हमें? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करना है ना, तो समझो जो गुणनखंड होता है दो टाइप्स का होता है, एक भाज्य होता है, दूसरा अभाज्य होता है। और हमें क्या बोला गया है? अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब होता है ना, सबसे पहले गुणनखंड समझो। और गुणनखंड का मतलब होता है कि जो संख्या है ना उसको गुणे के रूप में खंडित कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, और एक से अधिक पदों में व्यक्त कर दें, एक से अधिक संख्याओं में व्यक्त कर दें। और संख्याएं भी कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, भाज्य नहीं, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमारा 140 है तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, इसको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया, छोटी से छोटी संख्याओं से। अभाज्य गुणनखंड करने का रूल है कि जो भी संख्याएं हम यूज करेंगे ना छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या आ गया? 2 से डिवाइड करेंगे 70, फिर 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया? 35 आया। फिर हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 7 टाइम्स। और 7 से डिवाइड कर दिया 1। तो जब हम इसको लिखेंगे ना कि 140 का भाज्य गुणनखंड, और 140 का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। समझो इस बात को, हमेशा याद रखना ना कि गुणनखंड कर रहा है, चाहे अभाज्य हो चाहे भाज्य हो, उसको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि उसको ना हमें केवल संख्या का मान नहीं चेंज करना है, संख्या का मान नहीं बदलना चाहिए। केवल होना क्या चाहिए? वही संख्या छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणे के पदों में व्यक्त हो जाए। मतलब ऐसा है ना, इसको अगर नॉर्मल समझे तो नॉर्मली ये समझिए कि भाई मटेरियल वही है, बस उसका ऊपर की पैकिंग चेंज हो जा रही है। जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक, और कपड़े किसी लड़की के पहन के आ जाए, ये वही बात है, मैटर तो वही रहेगा ना, वो तब भी लड़का ही रहे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। देखिए वो क्या है ना कि 140 है, और इसका भी मान अगर हम देखें ना तो 140 ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 सते 140। दोनों का मैटर वही है, दोनों साइड सेम है। लेकिन ये साइड जो है ना वो छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं से बनी है, छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं से बनी है, और ये साइड एक बिग संख्या से बनी हुई है। तो बस यही चीज़ आपको सीखनी है। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब, अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये होता है ना कि जो भी हम संख्या रहे, जो भी संख्या दी गई है उसको छोटे छोटे संख्याओं के गुणन के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। और दूसरा, जैसे अब इसका ये हमारा पहला सवाल था, तो पहले सवाल का आंसर क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल यदि हम करें तो दूसरा सवाल है हमारा 156 का। ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब 156 का अगर अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 156 और उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? तो हाँ, जिसके अंत में ना ये अंतिम संख्या 2 से कट जाती है, वो पूरी की पूरी संख्या 2 से कटती है। तो अब 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 2 बटे 16। फिर 2 से कट रहा है तो हाँ कट रहा है, काटेंगे, फिर 2 तिहाई 6, 1 हासिल 18, तो क्या जाएगा? 2 नवा 18। अब एक इससे कट रहा है तो ये 3 से कट रहा है, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और किससे कट रहा है? 13 से कट रहा है, तो एक टाइम 13 बार एक ही बार जाएगा ना। तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, अगर हम इसका आंसर लिखें तो क्या लिखेंगे? 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और इसके बराबर हमारा क्या आएगा?
तो इसके बराबर यदि हम देखें तो क्या आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। ये हमारे 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक ना। और अगर हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, जैसे अब एक थोड़ा सा बड़ा सा संख्या लेते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं, तो जब हमारी अगली संख्या हम लिख देते हैं 3825, 3825, अगली जो हमारी संख्या है कौन सी है, थर्ड क्वेश्चन 3825, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका अभाज्य गुणनखंड करना है, 3825 का। 3825 वही सेम प्रोसेस, इनको लिखेंगे, जिनसे कट रही है उनसे काटेंगे। तो 3825 और जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये देखो लास्ट में 5 है ना, 5 से ही काट दो इनको पहले ही। तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, यहाँ से 3 बचा, 3 इधर गया, 32 हो गया। तो 5 छक्का 3, 2 बचा, और ये कितने बार गया, 5 टाइम्स। फिर 5 से कट रहा है, फिर 5 से काटो इन्हें, क्या हो गया हमारा 5 एकम 5, 2 हासिल 26 हो जाएगा। तो 5 पचे 25, फिर 1 बच गया 15, 3 बार गया। अब एक इससे कट रहा है, तो यदि हम देखें ना तो 3 से डिविजिबल है ये, 3 से इनको काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, और एक इससे कट रहा है तो अभी भी 3 से कट रहा है, 3 से फिर काटते हैं इनको, तो कितने टाइम जाएगा, 3 एकम 3, 2 17 बार, या अब 17 से ही काट देंगे तो 17 एकम 17। अगर हम आंसर लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो अभाज्य गुणनखंड करते समय ना हम केवल ये वाली लाइन जो होती है ना वही लिखते हैं यहाँ मल्टीपल के रूप में। और इसका दूसरी चीज़ ये होता है ना कि यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए, यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें तो हो क्या जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अच्छा एक चीज़ और देखा जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं ना, उन संख्याओं, उन छोटी छोटी संख्याओं से काटते हैं जो सबसे ज़्यादा छोटी होती है। जैसे यहाँ पे 5 से काटा गया, 3 से 17, हम कोशिश ये करते हैं ना सबसे पहले 3 से काटे, फिर 5 से काटे, मतलब पहले छोटी से काटे, फिर उससे बड़ी से, फिर उससे बड़ी से, फिर उससे बड़ी, ऐसे करते हैं तो और बेहतर लगता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस तरह से भी कर देते हैं तो भी वो गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल अगर हम देखें तो जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5005 का गुणनखंड करना है। किसका, 5005 का। और इसका जब हम काटेंगे तो क्या जाएगा, अब इधर देखिए, तो इसको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो कर लेना। अब देखो इसको भी हम लोग काटेंगे तो क्या आ रहा है, 5005, और इसको हम काटते हैं, किसे डिविजिबल है तो 5 से काटते हैं इसको, 1001, और एक इससे कट रहा है, अगर हम देखें तो क्या ये 11 से कटेगा, 11 से यदि हम काटें तो कितने टाइम से जाएगा, 11 9 99, एक बचा, हो जाएगा 11, 11 कम 11, फिर अगर हम काटें तो 91 लाना है, 13 से कटेगा तो 13 सते, हाँ 13 से काटते हैं, कितने टाइम गया, 7 टाइम, फिर 7 से काटेंगे तो 1 टाइम, ठीक है ना। ये रहा हमारे 5005 का गुणनखंड। तो देखो अगर हम लिखेंगे ना तो क्या लिख देंगे कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 गुणे फिर उससे बड़ी 7, फिर उससे बड़ी 11, फिर उससे बड़ी कितनी 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना, 5005 का। इसी तरह से ना एक ठो और करते हैं, बस एक ठो और करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं, एक और करते हैं, कौन सा, तो अगला सवाल है हमारा जो भी हो, चौथा या पांचवा, तो 7429, ये हमारा अगला सवाल है, ठीक है ना। तो 7429
29। तो ये सवाल है, तो इस सवाल को ना आप लोग लगाइएगा। ये चीज़ें समझ में आई ना कि गुणनखंड का, भाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। छोटी सी संख्याओं को इस तरह काटते हैं, जितने बार जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, फिर इन्हें काटेंगे, जितने बार जाएंगे यहाँ लिखेंगे। 13 से काटे, 7 बार गया तो 7 को नीचे लिख लिया, फिर उसको काटेंगे, ऐसे कर करके इसको सॉल्व करते हैं। और इसे आप लोग लगाइएगा और आप लगा के कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग अगले प्रोसेस की तरफ पढ़ते हैं। तो जो हमारी अगली प्रोसेस है, वो अगली प्रोसेस ये है ना कि जैसे दो संख्याएं आपको दे दी जाएंगी, ठीक, और उनका कहा जाएगा कि ये जो संख्याएं, इनका लसा बताइए, इनका मसा बताइए, ठीक है ना। तो मेन रूप से जो चीज़ें हैं उनको आगे पढ़ा जाएगा। थोड़ा सा लसा और मसा के रूप में भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया 20, 30 और 50 दे दिया, ये 3 संख्या दे दिया, और इसको कह रहा है ना कि इनका क्या क्या बताना है आपको, एलसीएम बता दीजिए और क्या बताना है, एचसीएफ। एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले जो काम करते हैं, इनकी कई प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो एक बार सभी प्रोसेस को ही देख लेते हैं। तो विधि वन में हम क्या करते हैं ना, सबका अलग अलग फैक्टर करते हैं। तो हम 20 का फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 2 से काटे इनको 10 टाइम, 2 से काटे 5 बार, फिर 5 से काटे 1 टाइम। यानी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर हम काटे 30 को, और 30 को काटेंगे, 2 से कै बार गया 15 बार, फिर काट दिया, 3 से कै बार गया 5 बार, 5 से काट दिया तो 1 बार। यानी हम लिखेंगे कि 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर हम काटेंगे 50 को, और 50 को काटेंगे, 2 से 25 बार गया, फिर 5 से काट दिया, 5 बार गया, फिर 5 से काटा, 1 बार गया। यानी अगर हम 50 बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 5। देखो यहाँ तक तो आप लोग कर लोगे, इसके बाद की जो चीज़ें हैं ना वही ज़्यादा मायने रखती हैं। तो जब हम लोग ना एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं ना, इस तरह से व्यक्त करते हैं कि सारे फैक्टर एक बार जरूर आ जाएं। तो पहली बार हम क्या करते हैं कि इन पूरे के पूरे जो पहली संख्या होगी ना, इसका पूरा फैक्टर एक बार लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब उसके बाद देखो 2 हमारा है 2 बार, और यहाँ पे 2 1 बार है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, छोड़ देंगे। 3 को हमने नहीं लिखा है तो 3 को लिखेंगे। 5 1 बार है और 1 बार हमने 5 लिखा है तो छोड़ देंगे। इसमें देखेंगे कि 2 1 बार है और हमने लिखा हुआ है तो छोड़ देंगे। यहाँ देखेंगे कि 5 2 बार है और हमने कितने बार लिखा है, केवल 1 बार लिखा है, जबकि इसमें 2 बार आ रहा है तो फिर हम 2 बार कर देते हैं। और जो इसका गुणनफल आएगा ना वही इन सभी का क्या होगा, लसा होगा। तो इनका जब गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, और 60 पचे जब हम करेंगे तो हो जाएगा 300। मतलब इन तीनों का जो लसा आएगा वो कितना होगा, 300 होगा। और जब हम एचसीएफ यदि निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, देखते हैं कि सब में कॉमन कौन है। देखो एलसीएम और एचसीएफ में इतना ही अंतर है कि एलसीएम में सारे फैक्टर होते हैं, एलसीएम में सारे फैक्टर एक एक बार आते हैं, और एचसीएफ में केवल वही फैक्टर आते हैं जो सब में होते हैं। इनमें क्या होता है, सब फैक्टर वो शामिल हो जाते हैं, और उनमें केवल वही फैक्टर आएंगे जो सब में होते हैं। तो अब देखो इन सब में कौन है, 2 सब में है तो हम लिख देंगे 2 गुणे, 5 सब में है तो 5 लिख देंगे। क्या और कोई है, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, यहाँ 3 है, इन लोगों में 3 है ही नहीं, यहाँ 5 है, 5 है, कहीं है ही नहीं। मतलब एचसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पचे 10। ये हमारी रही फर्स्ट प्रोसेस। अगर हम सेकंड में करें तो सेकंड विधि जो होती है ना, विधि सेकंड, ये हमारी विधि 1 थी, ठीक। अब हम विधि सेकंड को करते हैं। विधि तो विधि जो हमारी सेकंड है उसमें हम क्या करेंगे ना, सबको एक साथ लिखते हैं कि 20 30 50, और एक ही साथ डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करेंगे 10 बार,
15 बार 25 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार, ये नहीं कट रहे हैं वैसे ही उतारेंगे, ये भी नहीं कट रहा है वैसे ही उतर जाएगा, जो नहीं कटेगा ना उसको हम वैसे ही उतार देते हैं बिना किसी परिवर्तन के। अब कौन किससे कट रहा है, देखो यहाँ पे 15 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे इनको, तो ये 5 नहीं कट रहा है उतार देंगे, ये 5 बार जाएगा, 25 नहीं कटेगा उतार देंगे, फिर 5 से काटेंगे, कई बार गया, 1 बार गया, और ये भी 1 बार गया, और ये 5 बार गया। 5 से काटेंगे फिर, क्योंकि देखो यहाँ तो 1 है यहाँ पे 5 है, तो क्या जाएगा 1 बार और ये भी 1। जब पूरा का पूरा नीचे 1 हो जाता है ना, तो जब हम लसा लिखते हैं उस टाइम जब लसा लिखेंगे कि हमारा जो लसप है, ठीक ना, लघुत्तम समापवर्त, जो उसकी वैल्यू होगी ना इन सब के मल्टीपल के बराबर होती है। मतलब कितने की वैल्यू हो जाएगी, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चीस 60, और 60 पचे 300 इसका मान आ जाएगा। ठीक, अगर हम HCF निकालें तो HCF निकालने के लिए इस विधि में क्या करते हैं ना, हम उन फैक्टरों को चुनते हैं, जैसे क्या दिया गया था 20 30 और 50, और इसका जब HCF निकालना है ना केवल ऐसे फैक्टर चुनेंगे जो सबको काट दें। तो सबको कौन काट रहा है, 2 काट रहा है, कितने टाइम 10 बार 15 बार और 25 बार। अब कौन है जो सबको काट सकता है, तो 5 है, कई बार काटेगा, 2 बार 3 बार 5 बार। अब इन्हें कोई नहीं काट सकता, तो जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा HCF, तो HCF बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणे 5 यानी कितना 10। देखो LCM भी निकल गया 300 और HCF भी निकल गया हमारा कितने का 10 का। वैसे HCF निकालने की एक डायरेक्ट बहुत शॉर्ट विधि है। शॉर्ट विधि है ना कि ये 20 है 30 है 50 है, इनके बीच का गैप देखो कितने का गैप है 10 का गैप, यहाँ से 20 का गैप, ये गैप इनको काट दे रहा है ना, अगर काट दे रहा है तो यही HCF आएगा। ठीक ना, ये होती है डायरेक्ट प्रोसेस। इनके और इनके बीच का गैप देखो, इनके बीच का गैप देखो, अगर ये गैप इन सभी को काट रहा है, इनको भी काट रहा है, तो फिर यही हमारा HCF आएगा। ये इसका प्रोसेस होती है। और ये होती है भाग विधि। विधि अगर हम थर्ड देखें ना, तो जो हमारी थर्ड प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं भाग विधि। भाग विधि से लगा सकते हैं, तो खैर उतना नहीं जाते। अभी हमारा LCM और HCF निकालना है, जो कि ये वाली विधि सबसे ज़्यादा यूज होती है LCM के लिए, और ये वाली विधि यूज होती है सबसे ज़्यादा HCF के लिए। ठीक है ना, इन दोनों को सीखेंगे। यहाँ पे क्या करना होता है कि सबके फैक्टर 1 लाने होते हैं और बाकी सबका गुणा कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सब में कॉमन, सबका अलग अलग फैक्टर करके कॉमन चीज़ें देख लेते हैं, कॉमन क्या है। ठीक, अब आगे आते हैं अपने सवाल पे। तो इनका पूछा था LCM कितना है, तो LCM कितना आया था 300, HCF कितना है तो कितना आया था 10। ठीक ना, अब अगला सवाल हम लोग नोट करते हैं। अगला सवाल में क्या है, तो ये HCF और LCM निकालने की विधि मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गई है। ठीक, तो अब हम लोग आगे के सवाल को पढ़ेंगे, और आगे का सवाल और ही मज़ेदार है। वो कह रहा है ना, एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला ये है ना कि अगर 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं के कुछ लसा दे दें जाए और कुछ मासा। जैसे कोई संख्या है, संख्या हमने मान लिया क्या, संख्या है हमारी x है और y है, 2 संख्याएं मान लिए, और मान लेते हैं ना कि इनके जो लसा है, इनका जो लसा है वो कितना है a है, और इनका जो मासा है वो कितना है b है। तो इस फार्मूला ये कहता है ना कि x y की वैल्यू a b के बराबर होती है। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लसा गुणे मसा। ठीक है ना, ये आपको जानना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल लसा और मसा के गुणनफल के हमेशा इक्वल होता है। तो अब उसी पे हमारा एक सवाल क्या है, सवाल ये है ना कि पूर्णांकों के निम्नलिखित लसा और मसा 2 गुणनफल दिए गए, 2 संख्या दिए गए हैं और उनके लसा और मसा दिए गए हैं। आपको निकालना है, क्या निकालना है कि इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हमारा सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल प्रश्नावली का ही है अगला सवाल, कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
और बोला जा रहा है क्या सवाल, पहला सवाल जो कर रहा है वो सवाल है हमारा 26 और 10 का। संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है ना कि जो लसा, ऐसे समझो इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं। बोला जा रहा है ना कि जो लसा है वो हमारा 26 आ रहा है, या ऐसे समझो 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। और जो मसा है वो हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक हमारा क्या है लसा और दूसरा मसा। लसा की वैल्यू कितनी है, 40 है, मसा की वैल्यू 10 है। संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या होता है हमारा, जो फार्मूला होता है ना वो ये कहता है कि, पहले फार्मूला को लिख लेते हैं। फार्मूला कहता है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लस गुणे मस। ये फार्मूला है। अब उसी फार्मूले पे हम रख देंगे। हमें यही ज्ञात करना है, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का गुणनफल। लसा कितना है, लसा की जगह कितना रखेंगे 40 और मसा की जगह पे 10, यानी कितना आ जाएगा 400। यदि दो ऐसी संख्याएं आपको दी जाए जिनका लसा 40 हो और मसा 10 हो, और कहा जाए कि उन संख्याओं का, जो संख्याओं का लसा 40 और मसा 10 था ना, उन संख्याओं का गुणनफल कितना हो रहा है, तो उन संख्याओं का गुणनफल 400 होगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, और आगे के जो चीज़ें हैं, आगे भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।